बच्चों, मेरे पास है एक प्लेन पेज, A4 साइज का शीट है। क्या मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ? तो रोटेट का सिंपल से मतलब है कि मैंने इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया 90 डिग्री से। अगर मैं चाहूँ तो इसको और 180 डिग्री से रोटेट कर सकती हूँ, और रोटेट किया तो कर सकते हैं, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। ठीक है, सो यस, रोटेशन इज पॉसिबल। क्या मैं इसको मूव कर सकती हूँ? यस, मेरे पास अगर पेज यहाँ रखा है तो मैं इसको यहाँ से यहाँ रख सकती हूँ। लेकिन मैथ्स का ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो ये रोटेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन ये सब अलाउ करता है? सो यस, इट इज मैट्रिसेस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म साइंस अड्डा। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा, और आज के इस क्लास में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है मैट्रिसेस, उसका 100% वन शॉट क्लियर। तो आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त से होंगे, प्यारे से होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद तुम्हें इस चैप्टर को कहीं भी और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें बढ़िया तरीके से चैप्टर समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, सबसे पहले सभी के फोन में अडर 24/7 का ऐप होना चाहिए। जितने भी मैं सेशंस लेती हूँ सबकी PDF तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्विजेस होते रहते हैं, टेलीग्राम लाइव भी लेती रहती हूँ। फिर आ जाता है सिलेबस। तो भाई CBSE ने बता रखा है कि सिलेबस ये रहने वाला है। अब सिलेबस दिखने में तो बड़ा है, बट ट्रस्ट मी, मैट्रिसेस एक ऐसा चैप्टर है जो कि इजी टू लर्न भी है और साथ में ही हाई वेटेज भी है। और ऐसा होता है ना कि कम पढ़ लिया मतलब कम इनपुट्स में ज्यादा आउटपुट्स मिल जाएंगे, ये मैट्रिसेस चैप्टर का खेल है। और अगर ये 3rd चैप्टर पढ़ लिया तो 4th चैप्टर तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल होगा। ठीक है, नाउ मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो अलजेब्रा के अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। दोनों 10 मार्क्स के मिलाकर आपको बोर्ड एग्जाम से पूछे जा रहे होते हैं। टारगेट है हमारा कि मैथ के एग्जाम में हमें 80 में से 80 मार्क्स लेकर आने हैं। आज की इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि मैट्रिसेस की बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे। फिर मैट्रिसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके ऊपर तरफ जाएंगे। फिर मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज जैसे कि एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशन समझेंगे और इन सारे ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर हम जा रहे होंगे। फिर व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक बार ट्रांसपोज खत्म हो गया, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर पेन को ले लिया जाए। यस, परफेक्ट। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? अब देखो, इस मैट्रिक्स के अंदर एक छोटा सा वर्ड छुपा हुआ है, MAT, मैट। मैट का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, या तो सुना होगा। मैट का मतलब होता है चटाई, एक ऐसी चटाई या फिर एक ऐसा पीस ऑफ क्लॉथ जिसके ऊपर हम बैठते हैं। तो पुराने जमाने में, अभी भी इनफैक्ट बहुत सारे घरों में ठंड के टाइम पर छत में बढ़िया से चटाई बिछाकर, मैट बिछाकर सारे फैमिली मेंबर्स बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, राइट। तो उसी मैट की हेल्प से आया मैट्रिक्स। नाउ यूजुअली इंडिया में जो मैट होते हैं वो या तो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं या फिर स्क्वायर शेप के होते हैं। यहाँ पर हम सर्कल, ट्राइंगल ऐसे सारे शेप्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर लेट्स से मेरे पास एक मैट है कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर, और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं रैंडमली, ये आपके फैमिली मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन फैमिली मेंबर्स के अरेंजमेंट को मैं एक पैटर्न में बदल दूं तो मतलब कि मैंने कहा कि चलो सबको लाइन में बैठाते हैं, ठीक है, एक अरेंजमेंट करते हैं हम। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि जो स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स है, मतलब जो फर्स्ट 4 मेंबर्स है उनको एक लाइन में बैठाएंगे। तो ये यहाँ पर बैठ गए, फिर दूसरे 4 मेंबर्स एक लाइन में बैठाएंगे, यहाँ पर बैठ गए, दैट्स इट। तो ये रैंडम अरेंजमेंट से मैंने प्रॉपर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट किया है, बस इसी से आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? ये अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। जो अभी हमने एग्जांपल लिया था वहां पे हमने लोगों को बैठाया था, ह्यूमन बीइंग्स को बैठाया था। लेकिन जो मैट्रिक्स है यार, क्योंकि मैथ्स की बात, तो मैथ्स में नंबर्स और फंक्शंस तो होते ही हैं, तो इसीलिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? सो मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे like A, then B, C and so on। ठीक है, now for example मैंने ये मैट्रिक्स A बनाया कुछ इस तरीके का, जैसे अभी यहाँ पे बनाया था ना वैसे ही, कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं, फिर यहाँ पर है 10, 0, -1 and 5। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स में मुझे क्या दिख रहा है? दे रहा है 2 रोज, ये है पहली रो, ये है दूसरी रो, 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। क्या है? 1, 2, 3, 4।
ये जो अंदर ये क्या बैठे हैं नंबर्स, और ये क्या है फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, और इसको जो अंदर बैठे होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर एंट्रीज बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो दैट द नंबर्स ऑफ द फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर इसको एंटिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चीज हो गई। नाउ इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज है और 4 कॉलम्स है, तो इसको लिखेंगे कैसे अब हम। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इट हैज 2 रोज क्रॉस इट हैज 4 कॉलम, और यहीं से आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म विच इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सो यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं, वी हैव नेक्स्ट टर्म ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको लिखना है कि आपके मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है, दिस डिनोट्स नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रोज है और यहाँ पे 4 कॉलम्स है, सो इसको क्या बोलेंगे ऑर्डर। और ऑर्डर को यूजुअली मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड के लोअर बॉटम में ही हम लिख रहे होते हैं। ठीक है जी, चलो नाउ मेरे पास है आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन कि अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर है 2 क्रॉस 4 तो इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, और ये सीधी सी गणित है कि अगर 2 क्रॉस 4 है मतलब 2 रोज है 4 कॉलम्स है, टोटल 8 एलिमेंट्स आपके मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछा, दैट मीन्स कि अगर आपके और एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है तो क्या क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो आपका आंसर डिफरेंट होगा। तो चलो इसी बारे में हम थोड़ी सी और बात करते हैं। तो यहाँ पर है नोट नंबर 1 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेज अगर आपके मैट्रिक्स के अंदर m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उस केस में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में, m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर एक मिनट, हाँ, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 3 इंटू 5 15। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन करना है। अब नोट नंबर 2 ना उसका उल्टा आ जाता है। उल्टा क्या आ जाता है कि अगर आपकी मैट्रिक्स के अंदर इफ अ मैट्रिक्स इज हैविंग m इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझ रहे हो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें दे रखे, अब तुमसे ऑर्डर पूछा गया है। सो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है 8, देन पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। तो हमें सिंपली देखना है कि 8 को हम किस 2 नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल है, मैंने यहाँ पर 1 रो ले लिया, 8 कॉलम ले लिए, तो मेरे पास ये एक पॉसिबल ऑर्डर है। दूसरा पॉसिबल ऑर्डर क्या है, 2 रोज ले लिए, 4 कॉलम ले लिए, 2 क्रॉस 4, 3 से तो नहीं कर सकते, फिर आ जाएगा 4 क्रॉस 2, मतलब 4 रो ले लिए 2 कॉलम, फिर आ जाएगा 8 क्रॉस 1। सो वी हैव 4 पॉसिबल different types of matrices of different orders that we can make, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 8 होगा। समझ में आ गया। तो अगर ऑर्डर गिवन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है ऑर्डर फाइंड करना है तो तुम्हें इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चलो इसी तरह अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है, सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑर्डर्स, यू कैन हैव 1 क्रॉस 15, then 3 cross 5, then 5 cross 3, and then 15 cross 1. These are the possible orders that you can have. Similarly, if you have 25, what you can have 1 cross 25, अब यहाँ पर आ सकता है 5 cross 5 and then 25 cross 1. ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर्स को फाइंड करना होता है। क्लियर है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ आपके मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, देन द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव इज 12 को हम किस किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। सिंपली पहला तो आ जाएगा 1 क्रॉस 12 क्योंकि 1 इंटू 12 होता है, फिर 4 इंटू 3, यस 4 इंटू 3 भी 12 होता है, 6 इंटू 3, नो 6 इंटू 3 18 होता है, फिर आ जाएगा 6 इंटू 2, यस ये भी आपका 12 हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल्स टू aij, हमें बोला है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी तुम लोगों को बता दूंगी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। यहाँ पे बोल रखा है कि ऑर्डर 3 है और हर एंट्री या तो 0 है या तो 1 है। ठीक है, 0 1 के अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। देन द नंबर ऑफ ऑल सच पॉसिबल मैट्रिसेस इज, कितने ऐसे डिफरेंट तरीके के मैट्रिसेस आप बना सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से समझो।
स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। आगे चल के मैं तुम टाइप से पढ़ा दूंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। सो अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, कितने एलिमेंट्स होंगे? सीधी सी बात है, 3 क्रॉस 3 तो 9 एलिमेंट्स होंगे। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू हैव 9 एलिमेंट्स ओवर है। नाउ हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस है, मतलब हर एंट्री के पास 2 चॉइस है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है आपके पास? 2 चॉइसेस है। सिमिलरली इसके लिए कितने चॉइसेस है? 0 और 1, मतलब यू हैव 2 चॉइसेस। यहाँ के लिए भी 2 चॉइस, बाकी हर प्लेस के लिए आपके पास 2 ही चॉइसेस है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? कितने ऐसे मैट्रिसेस पॉसिबल हैं? सो टोटल वी हैव 2 रेज़ टू पावर, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 को आप 9 टाइम्स इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। कितनी बार करेंगे हम? 9 टाइम्स। देयरफॉर द आंसर इज व्हाट? 2 रेज़ टू पावर 9 व्हिच इज सिंपली 512। ठीक है जी, आई होप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल सच पॉसिबल मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 विथ ईच हैविंग एंट्री 0 और 1। कितने ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको ऑर्डर तो दे रखा है 2 क्रॉस 3, लेकिन जो एंट्रीज है यहाँ तो 0 या तो 1 हो सकती है। चलो देख लेते हैं। 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रोज होंगी एंड यहाँ पर 3 कॉलम्स होंगे, और एंट्री 0 और 1 है, मतलब 0 1, यहाँ पर भी 0 1 0 1। देयरफॉर 2 चॉइसेस 2 चॉइसेस 2 चॉइसेस, 2 चॉइस होगी 2 चॉइस होगी 2 चॉइस होगी, दैट्स इट। अब इसे 2 को सारे जितने भी चॉइसेस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 टाइम्स, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 6 इज योर आंसर विच इज नथिंग बट 64। देयरफॉर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 64 विच इज अगेन ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर समवन जो कि यहां तक के लेक्चर देख रहा है, दैट मीन्स यू आर ओके। आगे बढ़ते हैं अब हम। सो मैट्रिक्स में हमने देख लिया कि मैट्रिक्स के बेसिक्स क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है कुछ ऐसा, दिस इज 1 3 2 एंड 3 5 -1। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर आपको ये मैट्रिक्स दे रखा हो और मुझे एलिमेंट 3 को बुलाना है, कौन से? इस वाले एलिमेंट 3 को बुलाना है, तो मैं कैसे बुलाऊंगी? तो मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी और मैं बोलूंगी 3 आजा। लेकिन जब हम बोलेंगे 3 को, तो ये वाला भी तो 3 है, ये भी 3 है, तो 3 तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कौन सा 3 आएगा। अब सपोज जैसे मेरा नाम नेहा है, तो सपोज हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला नेहा जी आपका स्वागत है, तो क्या मैं उठ के चली जाऊंगी? नो, मतलब जा भी सकती हूँ, बट डिपेंड करता है कि वो कौन सी वाली नेहा को बुला रहे हैं। अब इंडिया में इतनी सारी नेहा है, वैसे नेहा तो बहुत कॉमन नेम है यार, तो बहुत ही सारी नेहा है इंडिया में, तो कैसे समझ में आएगा? तो इसीलिए वो प्रॉपर बताएंगे कि ये जो एमपी वाली नेहा है, एमपी में भी ये वाली प्लेस की नेहा है, उनको बुलाया जा रहा है, साथ मेरा सरनेम भी लिया जाएगा, मतलब मेरे नाम का प्रॉपर कंप्लीट नेम के साथ साथ एड्रेस भी लिया जाएगा, तभी जाके मैं समझूंगी कि अच्छा मेरी बात हो रही है। वैसे यहाँ पर मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो अगर मुझे इस वाले 3 को बुलाना है तो मेरे को इस 3 के एड्रेस को बुलाना पड़ेगा, प्रॉपर कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी। तो अब एड्रेस क्या होता है? देखो, हर एलिमेंट को लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं 2 चीजें, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। सो सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस, जैसे यहाँ पर आपके पास 3 क्रॉस 2 है, दिस इज 3 क्रॉस 2। तो इस केस में जो आपका मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज है और उसमें 2 कॉलम्स है। ठीक है, अब अगर मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से डिनोटेड है तो एलिमेंट्स किससे डिनोट होंगे? स्मॉल लेटर से। तो ये क्या होगा? इसको लिखेंगे स्मॉल ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा A1 1। ये क्या है? ए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज A1 2। समझ में आया? ये क्या है? ए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। लिखते समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? पहला नंबर ऑफ रोज लिख रहे हैं, फिर कॉलम के उस पर जा रहे हैं हम। ये क्या है? ए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर हमारे पास है ए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पर है ए, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो बेसिकली हम लिख रहे हैं AIJ, जिसका मतलब है कि एलिमेंट हैविंग एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इन ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है जी, सो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का एड्रेस लिख दिया।
नाउ क्लियरली आप देख सकते हो, अगर मुझे इस वाली 3 को बुलाना हो तो मैं क्या बोलूंगी, A12 आ जा। 12 का मतलब है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला जो 3 है इसकी बात की जा रही है। ये कहां पर है, दिस इज A21 वाला 3 है। तो आपके जो नंबर्स हैं वो हो सकता है डिफरेंट ना हो, इसीलिए हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। नाउ यहीं पर अगर मेरा जो नॉर्मल मैट्रिक्स है A m क्रॉस n के ऑर्डर का, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m नंबर ऑफ रोज है, दैट इज R1 R2 एंड सो ऑन, यू हैव mth रो एंड सिमिलरली कॉलम्स है C1 C2 एंड सो ऑन Cn। तो इसको डिनोट किससे करेंगे हम, पहला होगा स्मॉल a, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो nth कॉलम, फिर आ जाएगा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये होगा सेकंड रो nth कॉलम, फिर आ जाएगा सो ऑन, यहाँ पर A mth रो फर्स्ट कॉलम, देन A mth रो सेकंड कॉलम, फिर यहाँ पे आएगा A m रो n कॉलम। तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीटली डिफाइंड है। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है विच सेज लेट A इज इक्वल्स टू Aij with 3x3 मैट्रिक्स where Aij is I minus 3j। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज फॉल्स, फॉल्स बताना है हमें। तो कैसे बताएंगे इसको, देखो सबसे पहले तो इन्होंने ना रूल दे दिया है कि हर एलिमेंट को लिखने का रूल क्या होगा कि Aij is I minus 3j। तो क्या हमें पूरा मैट्रिक्स निकालने की जरूरत है, नो पूरा मत निकालो, जो ऑप्शंस में दे रखे हैं उसी से करो। अब देखो दो बच्चे होते हैं, एक हार्ड वर्क वाले एक स्मार्ट वर्क वाले, जो पूरा निकाल रहे हैं वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो ऑप्शंस पर जाके निकाल रहे हैं वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कौन सी कैटेगरी में आना है। सबसे पहले यहाँ पर बोला A11, तो इस वाले एलिमेंट के लिए I भी 1 है J भी 1 है, यहाँ पर पुट करो तो दिस इज I is 1 minus 3 into J is also 1, तो ये हो जाएगा 1 minus 3 that is -2। तो क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब ऑप्शन बोल रहा है क्या -2 लेस देन 0 है, यस दिस इज ट्रू, बट हमें तो फॉल्स बताना है, तो ये तो नहीं होगा। फिर इस पर आ जाओ, तो इसने बोला है A12 निकालो प्लस A21 निकालो और चेक करो कि क्या ये 6 के इक्वल है, -6 के इक्वल है। सो A12 के केस में पहले वाले एलिमेंट के लिए I is 1 J is 2, तो ये होगा 1 minus 3 into 2, ठीक है, प्लस 21 के लिए I is 2 और J is what 1, कैलकुलेटेड। सो ये हो जाएगा 1 minus 6 दिस इज -5, प्लस ये हो जाएगा 2 minus 3 विच इज -1, तो ये आंसर आ रहा है -6 जो कि ट्रू है। सो यस ये भी हमारे पास सही आ रहा है। ऑलराइट इसको देखो अब A13 को, A13 और A31 को निकाल के देखते हैं कौन सा बड़ा है। सो पहले A13 निकाला तो ये हो जाएगा 1 minus 3 into 3, तो इसका आंसर आएगा 1 minus 9 विच इज -8। सिमिलरली A31 निकाला जाए, सो A31 इज 3 minus 3 into 1 जो कि 0 है। इस ऑप्शन ने बोला है कि -8 क्या 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली नॉट, ये तो फॉल्स है, और जो ऑप्शन फॉल्स है वही आपका ट्रू है। वेल जो डी ऑप्शन है उसने बोला A31 0 के इक्वल है, सो यस A31 भी 0 के इक्वल है, तो हमें यस वाला तो चाहिए नहीं, तो हमें तो फॉल्स वाला चाहिए, देयरफॉर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो नाउ आई रिक्वेस्ट पहले सभी वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करने का ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे इसको, इट सेज इफ द सम ऑफ all the 9 elements of a 3x3 scalar matrix is 9। अच्छा ओके, यहाँ पर ना देखो बच्चे स्केलर मैट्रिक्स वर्ड यूज है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। अभी मैं तुम लोगों को जल्दी से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा देती हूँ। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, देखो मैट्रिक्स जैसे होता है ना हमारे पास इंडिया में बहुत सारे जितने भी लोग हैं ना वो क्लासिफाइड है, किस किस के बेसिस पर, स्टेट्स के बेसिस पर क्लासिफाइड है कि अच्छा जो महाराष्ट्र में है वो मराठी लैंग्वेज बोल रहा है तो वो मैंने एक अलग ऐसा कैटेगरी बना दिया। वैसे ही जो लेट्स से एमपी में बोल रहा है वो एमपी की जो लैंग्वेज होती है बुंदेलखंडी हिंदी भी होती है, तो उन सबको एक में कर दिया। वैसे ही जो तमिलनाडु में है वो तेलुगु जो तेलंगाना में वो तेलुगु बोलेंगे। एंड समझ रहे हो ना, मैंने लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स है वो डिवाइड कर दिए हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मैंने लोगों को ग्रुप कर दिया। उसी तरीके से जो मैट्रिसेस है उनको मैंने ऑर्डर के बेसिस पर और उसकी कुछ सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कुछ कैटेगरीज बनाई है। सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए है। सो a matrix is said to be a column matrix if it has only one column। okay, for example मेरे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 0 -1। आप देख सकते हो कितनी रोज है मैट्रिक्स में, 1 2 3, 3 रोज हैं। कितने कॉलम्स है, एक ही कॉलम है। सो दिस इज अ 3x1 मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हम दूसरे मैट्रिक्स की बात करें कुछ ऐसा ही 2 and 3,
यहाँ पर भी 2 रोज है लेकिन एक ही कॉलम है, सो दिस इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली इफ यू कंसीडर दिस, तो यहाँ पे मैंने एक सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है, तो एक रो है एक कॉलम, दिस इज 1 क्रॉस 1। तो रोज कितनी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए है। तो कॉलम मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है वो किस तरीके का होता है, दैट इज m नंबर ऑफ रोज क्रॉस कॉलम कितने होते हैं यहाँ पर 1 हो रहे होते हैं। ठीक है, चलो इसी तरीके से आ जाता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सपोज आपके पास है 1 - 1 2 3, सो व्हाट इज दिस इज 1 रो। तो कैसे लिखेंगे इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस कितने कॉलम है 1 2 3 4, सो दिस इज अ 1 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। सिमिलरली दूसरा हमारे पास है y, यहाँ पर है x, यहाँ पर है x स्क्वायर, तो यहाँ पर है 1 रो, यहाँ पर है 2 कॉलम्स। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास मैट्रिक्स z, जिसमें यहाँ पे मैंने लिखा sin x, तो एक ही रो है एक ही कॉलम है। ठीक है, सो इस कैटेगरी में मतलब इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो किस तरीके का होता है, रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। सो रो शुड बी 1, नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने यहाँ पर n ले लिया है। सो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑर्डर आ चुका है। सिमिलरली हमारा जो थर्ड कैटेगरी होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी भी मैंने बताया था ना, एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर के शेप का दिख रहा हो ना। स्क्वायर का शेप मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एकदम बराबर हो, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ उसकी इक्वल हो। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बनाना है एक रो और एक कॉलम वाला मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा, लेट्स से मैंने यहाँ पर ले लिया 1, सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एग्जांपल 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं, सो यहाँ पर मैंने लिखा x, यहाँ पर sin x, यहाँ पे 1 - 1, सो दिस इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सिमिलरली कंसीडर दिस 1 0 0, यहाँ पर 2 3 4, then 0 - 1 5, this is a 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, this is also स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जो हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, m क्रॉस m या फिर n क्रॉस n या फिर सिंपली k क्रॉस k, जो भी लेटर पसंद है उसको याद कर लो। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एकदम बराबर हो रहे होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो हमारे पास ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के 2 डायगोनल्स होते हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पर हम इस वाले डायगोनल को लीडिंग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। तो आपको सिर्फ इस वाले एलिमेंट को देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स डायगोनल पर प्रेजेंट है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो 0 हो जाए नॉन 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंडीशन ये है कि ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल तो कुछ भी हो लेकिन ऊपर नीचे सब 0 हो जाए, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया एक मैट्रिक्स A जो कि है 2 0 0 2। ठीक है, चलो यहाँ पर 3 ले लिया, तो ये है डायगोनल और ऊपर नीचे के सारे 0 हैं, और ये तो सिंपली 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए, मैंने यहाँ पर लिया है 1 0 0, देन 0 1 -1 0 एंड देन 0 0, यहाँ पर 3 ले लिया। तो ये आप देख सकते हो डायगोनल में एलिमेंट्स है। अब जरूरी नहीं कि डायगोनल में सारे नॉन 0 हो, डायगोनल में कुछ भी हो, लेकिन ऊपर और नीचे के सारे 0 होने चाहिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नाउ इसी को आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स के केस में जब आप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सपोज यू हैव दिस मैट्रिक्स, तो इसको लिखेंगे हम A1 1, ये होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज व्हाट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज A3 1, A3 2, A3 3, तो दिस इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख सकते हो ये 3 एलिमेंट्स आपके डायगोनल में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर कुछ एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर है, कुछ एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे है। तो जो एलिमेंट्स डायगोनल में प्रेजेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट्स डायगोनल वाले हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय दिस AIJ, लेकिन यहाँ पर जो I होता है वो J के बराबर होता है। दैट मीन्स देखो A1 1, A2 2, 3 3, वैसे कितना भी हो जाए 4 4 5 5, तो डायगोनल के एलिमेंट्स में क्या मिला हमें,
कि जो आई जे होता है ना उसमें आई और जे एकदम बराबर होते हैं। सो इसको हम लोगों ने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस। अब दूसरा देख लेते हैं। सिमिलरली ऐसे एलिमेंट्स जो आपके डायगोनल से ऊपर है, ठीक है, हालांकि यहाँ पर तो 3x3 है बट इन जनरल मैं बता रही हूँ, अगर आपके कोई एलिमेंट्स डायगोनल से ऊपर हैं तो उस केस में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आप देखो ये लिखा है A12, दैट मीन्स 1 इज लेस देन 2, है ना। फिर लिखा है A13 तो 1 भी 3 से छोटा है, A23 में 2 भी 3 से छोटा है। तो इससे क्या मिला कि यहाँ पर जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, सो इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए हम लिखते हैं Aij, लेकिन कंडीशन क्या होती है, I इज लेस देन J, है ना। देखो I इज लेस देन, जो पहला वाला नंबर है ना वो छोटा है दूसरे वाले नंबर से, जैसे 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3। क्लियर है। तो ये भी है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है नीचे वाले एलिमेंट्स। दैट मीन्स डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा। अब देखो ऊपर के लिए समझ में आ गया तो नीचे के लिए भी ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए हम क्या लिखेंगे, Aij। एंड देखो सिंपल सी बात है, अगर ऊपर वाले में I इज ग्रेटर देन J है तो नीचे वाले में क्या होगा, इसमें I इज लेस देन J है तो इसमें क्या होगा, I इज ग्रेटर देन J। दैट मीन्स देखो 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से भी बड़ा है। तो हमें कंडीशन क्या मिली कि I इज ग्रेटर देन यहाँ पर J होने वाला है। तो उसको हमने एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर पैक कर दिया है। ओके चलो, साथ में ही मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज और बताती हूँ। अगर एलिमेंट डायगोनल के ऊपर है तो क्या लिखेंगे हम, I इज ग्रेटर देन J। अगर एलिमेंट डायगोनल के ऊपर नहीं है उसको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो इफ एलिमेंट्स आर नॉट इन द डायगोनल, सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा Aij। देखो डायगोनल के लिए I इज इक्वल टू J है तो नॉन डायगोनल के लिए क्या होगा, I इज नॉट इक्वल टू J। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आप मैट्रिक्स के ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, मतलब डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, तो इस केस में नॉट इक्वल टू J। अगर स्पेसिफिकली ऊपर की बात करेंगे तो I छोटा हो जाएगा J से, और नीचे की बात करेंगे तो I बड़ा हो जाएगा J से। ठीक है, चलो अब इस चीज को ध्यान से लिख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ अब हम आ जाते हैं वापस डायगोनल मैट्रिक्स में। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अभी भी जो मैंने आपको बताया उसी की हेल्प से लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर मतलब इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, लेकिन जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डायगोनल के ऊपर वाले और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, उनको 0 ही होना पड़ेगा। सो हमें यहाँ पर मिलेगा A, इट कैन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेटेस्ट से हमने यहाँ पर ऑर्डर लिया है M, तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे हम Aij, यहाँ पर भी Aij। सो Aij जब I J के बराबर नहीं है, मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जा रही है, तो उस केस में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इफ ऑल ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सो पहली वाली लाइन दिखा रही है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, और अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो कुछ भी हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर फिक्स नहीं किया, Aij को कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक एनी रियल नंबर। ओके, सो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ टाइप हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें अगेन डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल के ऊपर और नीचे के 0 होने चाहिए है, लेकिन जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उनके वैल्यूज इक्वल होने चाहिए हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे मैंने लिखा है लेट्स से -3 0 0, फिर यहाँ पर है 0 -3 0, देन 0 0 -3। ठीक है, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, आप देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट्स नॉन 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो लेकिन ऊपर नीचे के 0 है, लेकिन ये साथ में स्केलर भी है। स्केलर क्या बोलता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको कुछ भी रखो लेकिन इक्वल बना दो,
मतलब अगर यहाँ पे -3 है तो इन दोनों को -3 होना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 1 है तो इन दोनों को भी 1 ही होना पड़ेगा। तो ये मैंने 3x3 का एग्जाम्पल दिया है। 2x2 हो, कोई भी क्रॉस मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर डेफिनेशन ये है तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम मैथ्स की लैंग्वेज में? सो इफ यू हैव m क्रॉस m, अब देखो क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो सीधी सी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए। सो m क्रॉस m ऐसे मैट्रिक्स जहां पर aij when i is not equal to j, मतलब कि डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए है, लेकिन जब i इक्वल टू j है, मतलब जब डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जा रही है तो किसी k, कोई भी k कैन बी एनीथिंग, कोई भी स्केलर के बराबर होना चाहिए है। सो ये आ जाती है हमारे पास मैथ्स वाली डेफिनेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के वैल्यूज क्या होती है 1 के बराबर। सो सपोज यू हैव अ 2x2 मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 1 0 0 1। क्या ये स्केलर है? यस। क्या ये डायगोनल है? यस। क्या ये स्क्वायर है? ऑफ कोर्स यस। तो हमें क्या मिला? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या फिर एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इक्वल है और वो भी 1 के इक्वल है, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे आइडेंटिटी, या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल रहे होते हैं हम। ठीक है, सो उसी को लिखेंगे कैसे हम? अगेन a m क्रॉस m होना चाहिए है। यहाँ पर जो a i j है इक्वल टू 0 होगा व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, मतलब डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स क्या होंगे 0 के बराबर, लेकिन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या होंगे? they have to be equal to 1 only. So this is the mathematical definition. यहीं पर हम इस वाली definition को देख लेते हैं। The matrix in which the elements in the diagonal are all 1 and rest all are equal to 0. Such a matrix is called an identity matrix. सेवेंथ टाइप हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगेन नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 के इक्वल। सो यू विल गेट यहाँ पर 0 मिनट, हाँ। सो जीरो मैट्रिक्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर 0। ना यहाँ पर ऑर्डर ऐसा नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स का नाम ए लिया, अब तुम बोलोगे मैम ए ही नाम क्यों लिया? नहीं लेंगे ए नाम, एन नाम लेंगे। मेरा नाम नेहा है, सो एन से शुरू होता है, मैं एन लूंगी। सो हमें मिलेगा कंसिडर दिस मैट्रिक्स। क्या ये स्क्वायर है? नो। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रोज है और 1 2 3 कॉलम्स। दिस इज अ 2x3 मैट्रिक्स। दिस इज अ नल मैट्रिक्स क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 के इक्वल है। सिमिलरली अगर मुझे इसका नॉर्मल डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? एक ऑर्डर m क्रॉस n कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर aij इज इक्वल टू 0 हम लिखेंगे यहाँ पर, एंड ये किसके लिए ट्रू है? इसको बोलते हैं, वाले जो सिंबल है ना ऐसे स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं सच दैट, या फिर सच दैट की जरूरत नहीं है, aij 0 के इक्वल है फॉर ऑल i एंड j। अब मैथ्स में फॉर ऑल का नहीं सिंबल होता है, तो मैं यहाँ पर सिखा दे रही हूँ। सो फॉर ऑल चाहे ये हो चाहे ऐसा उल्टा ये बनाया तो सेम ही मीनिंग है, मतलब आई जे की वैल्यू 0 होनी चाहिए है फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, अगेन यहाँ पे m क्रॉस n इसलिए लिखा है क्योंकि अगर m क्रॉस m लिखती तो ऐसा समझ में आता है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है। नो, इट कैन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट कैन बी अ नॉन स्क्वायर, एनी मैट्रिक्स वर्क्स। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सो अ मैट्रिक्स इन विच यहाँ पर द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया है 1 3 एंड 5। क्लियरली इसमें एक रो है 3 कॉलम है, देख सकते हो, क्योंकि m n के बराबर नहीं है। सो ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगेन यहाँ पर मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिया E, कुछ इस तरीके का, दिस इज 3 5 2 देन 4 3 1। दिस इज व्हाट? 3 रोज 2 कॉलम। दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, एंड देन 9th हमारे पास आ जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? देखो जो ट्रायंगल शेप है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे जो आपको स्क्वायर की हेल्प से मिल रहा होगा। सो इफ यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स और तुमने डायगोनल यहाँ पर बना दिया, तो इस डायगोनल के कारण ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है फर्स्ट वाला, और ये बन रहा है नीचे वाला ट्रायंगल सेकंड वाला।
ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से हमें मिलेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे मिलेगा यहाँ पर देख लेते हैं। सो पहले तो हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला हमारे पास होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड देन सेकेंड वी हैव अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। मतलब देखो लेट मी गिव वन एग्जांपल। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का डायगोनल है। अपर ट्रायंगुलर बोल रहा है कि ऊपर का कुछ भी हो चल जाएगा, लेकिन अपर ने बोला है कि नीचे वाला जो मैट्रिक्स है, नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो मेरा पार्ट नहीं है, तो उसको जीरो बना दो। समझ में आ गया। तो अपर ट्रायंगुलर में होता है डायगोनल या डायगोनल के ऊपर के कुछ भी हो, लेकिन नीचे के सारे जीरो होने चाहिए। अगेन यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स लेते हैं दैट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। सो एग्जाम्पल ले लिया जाए, सपोज मैंने U बनाया एंड U इज ऑफ द फॉर्म 1 3 5, यहाँ पर है 0 1 -1 0 0 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर के कुछ भी हो। ऐसा नहीं डायगोनल के ऊपर जीरो नहीं हो सकते, डायगोनल के ऊपर के कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0 है, 1 है, -1 है, तो 0 भी तो है ना। तो डायगोनल के ऊपर के चाहे कुछ भी हो चलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि नीचे के जो डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट्स है वो डेफिनेटली जीरो ही होने चाहिए हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम लिखेंगे कैसे अपनी मैथ्स के लैंग्वेज में। सो हमारे पास ये आ जाता है, इफ यू हैव मैट्रिक्स U, अगेन ऑर्डर होना चाहिए है M क्रॉस M। तो यहाँ पर आपने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, Aij। एक आपने बोला कि जो I है वो या तो J के बराबर है या तो J से छोटा है, मतलब I इज लेस देन इक्वल टू J। सो ये चीज बता रही है कि आपने डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात करी है। डायगोनल की कैसे बात की, क्योंकि I इक्वल्स टू J है। ऊपर की कैसे बात करी, बिकॉज I इज लेस देन J, ठीक है। लेकिन और आपने सेकंड में क्या किया है कि I इज ग्रेटर देन J की बात की है। तो ये चीज बताती है कि डायगोनल के आप नीचे एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, ये वाले की बात कर रहे हो। सो नीचे के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल, तो उसको 0 बना दो। ऊपर के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो मैंने उसको यहाँ पर नहीं डिफाइन किया है, मतलब कुछ भी को हम Aij को ऐसे ही छोड़ देंगे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली आपके पास आ जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सेम टू सेम काम कर रहे होते हैं, बस उल्टा होता है। दैट मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल या डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स कुछ भी हो, लेकिन ऊपर के एलिमेंट्स नेसेसरीली इंपॉर्टेंटली 0 ही होने चाहिए हैं। सो हम इसका डेफिनेशन अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले तो कंसीडर यू हैव दिस 1 -1 5 एंड यहाँ पर है 0 -3 x, ऊपर है 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर यह बन गया एक लोअर ट्रायंगल। क्यों, बिकॉज जैसे डायगोनल ये है, डायगोनल के नीचे के कुछ भी हो ये चलेगा, लेकिन ऊपर के जो है वो डेफिनेटली 0 ही होने चाहिए है। नाउ लेट अस कंसीडर, इसको लिखेंगे कैसे हम, अगेन L एक M क्रॉस M मैट्रिक्स होना चाहिए। दिस शोज कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो ना। इसको मैंने डिनोट किससे किया, अगेन Aij। यहाँ पर मैंने दो कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया था, पहला था डायगोनल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स। अब मैं यहाँ पर पहले लिखूंगी डायगोनल या फिर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स। दैट मीन्स I इज ग्रेटर इक्वल J। सो ये शो कर रहा है डायगोनल या डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हो आप, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो डेफिनेटली 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। चलो अब हम तैयार हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ दिस इज अ मैट्रिक्स और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + 2b + 3c + 4d। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं बोल रखा है कि स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के ऊपर और नीचे क्या होने चाहिए, 0। ऑल्सो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए है। सो हमें क्या मिलेगा, देखो अगर ये 5 है तो स्केलर के कारण ये और ये भी 5 ही होना पड़ेगा, राइट। स्केलर क्या बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट्स की सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो हमें यहाँ से मिला कि a इज इक्वल्स टू 5 एंड d इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5, लेकिन ऊपर नीचे के क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स c एंड d बोथ शुड बी 0। सो b की वैल्यू भी 0 है, c की वैल्यू भी 0 है। पुट इट ओवर है, सो a इज 5 + 2 × b is 0
3 इंटू सी इज 0 एंड 4 इंटू डी इज 5. सो हमें क्या मिला 5 प्लस यहाँ से 20, therefore 25 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी. आ गया ना समझ में? देखो इतने इजी क्वेश्चन और इजी आते हैं अगर तुम्हें सब्जेक्ट बड़े तरीके से समझ में आ रहा होगा. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखा है जिसका नाम है बी. अब देखो अगर नहीं भी लिखा होता ना स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जा रही है. यहाँ पर बोल रहे हैं हमसे कि जब आई जे के इक्वल नहीं है तो बी आई जे इक्वल्स टू 0, एंड अगर आई जे के इक्वल है तो बी आई जे इज इक्वल्स टू के. तो कौन सा मैट्रिक्स हमारा राइट आंसर होगा? मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कौन से टाइप का होगा? क्या वो डायगोनल होगा, आइडेंटिटी होगा, स्केलर होगा, या फिर एक नल मैट्रिक्स बनाना होगा? तो देखो अगर आपके पास यहाँ पर i इज इक्वल टू जे है, मतलब आपने क्या किया है, हर एलिमेंट को k ले लिया. i इक्वल टू जे मतलब डायगोनल की बात हो रही है, तो डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम रखे हैं हमने यहाँ पर k के जैसे. लेकिन i इज नॉट इक्वल टू जे मतलब डायगोनल के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल ऐसे एलिमेंट्स जो नॉन डायगोनल है, मतलब डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स की बात की है, ये सारे 0 है. तो कौन सा मैट्रिक्स है? दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, देयरफॉर सी इज द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए, ये आपके पास मैट्रिक्स है. क्वेश्चन सेज इफ दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स देन यू हैव टू टेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y रेज़ टू पावर x. नाउ स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है जो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, लेकिन ऊपर और नीचे के क्या होंगे? 0 के बराबर. आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज 7, दिस इज 7, y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 7 के ही इक्वल होनी चाहिए. सो y इज आल्सो इक्वल टू 7. लेकिन डायगोनल के ऊपर नीचे के क्या होने चाहिए? सारे 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0. नाउ y पावर x का मतलब है आप बोल रहे हो 7 रेज़ टू पावर 0 which is equals to 1. Therefore B is the right answer for this particular question. चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion is a kind of a question. और आपको पता है कि भाई क्लास 12 में 2 assertion तो पक्के पूछे जाते हैं. सो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है assertion says A आपका डायगोनल मैट्रिक्स है 3, 5, 2. मतलब कि आपका एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स है 3, 5 एंड 2. क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 का? तो ये assertion ने बोला है कि ये स्टेटमेंट है. रीजन कह रहा है कि इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल देन इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स. तो इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो और वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा. तो नाउ देखो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनल 3, 5, 2, तो ए को क्या लिखेंगे हम? ए मेरे पास है 3x3 मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स है 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, ऊपर और नीचे के क्या है? सारे के सारे 0 के बराबर है. ठीक है, तो अगर आपका ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दे रखा है, क्या ये स्केलर है? स्केलर का क्या मतलब होता है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके? 0 के इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं होगा. मैं तुम्हें बताती हूँ ट्रिक. जब बेटा असर्शन रॉन्ग होगा ना तो एक ही स्टेटमेंट रो होता है, मतलब एक ही ऑप्शन रो होता है विच इज ऑप्शन डी. क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में असर्शन फॉल्स होता ही नहीं है. तो ए वाले को देखो, ए ने बोला है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दैट मीन्स ये तो गलत है. बी ने भी बोला है कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ये भी गलत है. सी ने बोला असर्शन इज ट्रू, ये भी गलत है. दैट मीन्स डी हैज टू बी राइट. तो जब असर्शन गलत हो जाए ना तब ऐसा होता है ना, मौज हो जाती है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट रो, रीजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है. हालांकि यहाँ पर रीजन भी सिंपल दे रखा है कि अगर एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सारे के सारे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो इक्वल है तो वो स्केलर होता है. तो यस दिस इज ट्रू. ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमने मैट्रिसेस यहाँ पे टाइप्स देखे उन सबको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा था कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हमने देखा रो मैट्रिक्स, फिर हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर के बाद हम आ गए थे डायगोनल मैट्रिक्स में. डायगोनल के बाद फिफ्थ वन वाज अ स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर के बाद आ गया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी के बाद था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नो जीरो मैट्रिक्स. फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और फिर नाइन्थ वन वाज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स.
और ट्रायंगुलर में ही 9th और 10th था, विच इज पहला था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। तो ये जो 9 टाइप के मैट्रिसेस है, वैसे 10 है टोटल, क्योंकि इसी के अंदर 2 है ना, 9th और 10th। तो जितने भी मैट्रिसेस के हमने टाइप्स देखिए, क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि क्या सारे के सारे डायगोनल मैट्रिसेस आइडेंटिटी होते हैं, क्या सारे के सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर होते हैं, क्या सारे के सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर होते हैं, या फिर क्या सारे के सारे स्केलर मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस ना हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आई अंडरस्टैंड यार, एग्जाम के स्ट्रेस में हम बहुत बारी गलत आंसर करके आ जाते हैं, जबकि क्वेश्चन इतना सिंपल होता है। तो उसके लिए मैं तुम लोगों को ट्रिक बताती हूँ। तो ट्रिक सबसे पहले ये है कि जो भी तुमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस याद किया, उसको इसी ऑर्डर में याद करो, मतलब पहला कॉलम, फिर रो, फिर स्क्वायर, इसी ऑर्डर में ही याद करो। अब ऑर्डर में याद करने से फायदा क्या होगा, देखो। तो यहाँ पर ये जो 4 मैट्रिसेस है ना, इनके बीच में एक प्यारा सा रिलेशन है कि ये जो 4 है ना, ये लोग एक पैकेज फॉर्म करते हैं, और ये जो पैकेज है वो नीचे से ऊपर हमेशा ट्रू होता है ना, मतलब जो नीचे वाले हैं वो ऊपर वाले खुद ब खुद बन जाते हैं। ऐसा होता है ना, जो ग्राउंडेड होता है ना वो ऊपर स्काईज में पहुंच जाता है, लेकिन जो हवा में उड़ता रहता है वो नीचे गिरता है। सो जितने भी डायगोनल मैट्रिसेस है वो स्क्वायर होंगे क्या, यस, ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे से ऊपर गई मैं। वैसे जितने भी स्केलर हैं वो डायगोनल होंगे क्या, यस। जितने भी आइडेंटिटी है वो स्केलर होंगे क्या, यस। साथ में ही जितने भी स्केलर है वो स्क्वायर होंगे क्या, यस। आइडेंटिटी वाले भी डायगोनल होंगे, आइडेंटिटी वाले स्क्वायर भी होंगे। तो इन 4 जो मैट्रिसेस है ना, इनके बीच में रिलेशन है। अब तुम ये मत कर देना कि अच्छा रो भी तो कॉलम होगा, नो 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 नो, मैंने इन 4 के लिए बोला कि ये 4 हमेशा ट्रू होते हैं। फिर जीरो मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स तुम्हारा स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते ही हैं, दे आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो कि आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर हम आ जाते हैं मैट्रिसेस के ऑपरेशंस के ऊपर। देखो, जब तुम छोटे होते हो तुम नंबर्स की पढ़ाई करते हो, 1 2 3 4 नंबर्स क्या होते हैं वो सीखते हो। थोड़े से और बड़े होते हो तुम नंबर्स को ऐड करना सीखते हो, सब्ट्रैक्ट करना सीखते हो, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब करना सीखते हो। फिर तुम थोड़े और बड़े हो जाते हो, चले जाते हो 11th क्लास में। तो 11th क्लास में आ जाता है सेट थ्योरी, मतलब तुम बेसिक सेट्स पढ़ते हो, व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। फिर हम सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, प्रोडक्ट, ये सब सीखते हैं। फिर हम थोड़े से और बड़े हो गए गलती से, और हम आ गए क्लास 12th में, और हमारा चैप्टर नंबर 3 आ गया, विच इज मैट्रिसेस। तो हमने पहले समझा कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर काफी सारे ऑपरेशंस मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो लिख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, इक्वालिटी। सेकेंड आ जाएगा मैट्रिक्स का एडिशन, जिसके के अंदर मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा दूंगी। फिर आ जाता है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एंड देन लास्ट हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। नहीं, ये लास्ट नहीं है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैट्रिसेस के बीच की बात कर रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स के बीच 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो। फिर आ जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमारा एम रहेगा इन सारे ऑपरेशंस को अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना। चलो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट टाइप, विच इज इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस। तो 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स इक्वल कब होते हैं उसकी हम कंडीशन देखते हैं। देखो, हर चीज को ट्रू होने के लिए ना कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। तो अगर 2 मैट्रिक्स यहाँ पे लिए जाएं, एक है ए और एक है बी, तो ए इज इक्वल्स टू बी कब बोलेंगे, जब आपके पास ये 2 रूल्स इसमें फॉलो कर रहे होंगे। वो 2 रूल्स कौन से हैं? सबसे पहला रूल है कि जो मैट्रिक्स ए और बी है उन दोनों के ऑर्डर्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास दोनों के इक्वल सेम ऑर्डर्स होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी बराबर हो जाए। दैट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ए के पहले एलिमेंट की बात करूं तो बी का पहला एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। ए का दूसरा, बी का दूसरा इक्वल होना चाहिए ना। पहला दूसरा मतलब मैं एड्रेस की बात कर रही हूँ, याद है ना सभी को, एड्रेस याद है ना। ए का पहला मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल होना चाहिए। फिर ए का सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बी का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड सो ऑन। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 एंड दूसरा मैट्रिक्स है बी, ये भी 1 2 है, तो सीधी सी बात है, अभी तो हमें दिखने से समझ में आ रहा है कि अच्छा ये तो इक्वल ही हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है। कितने, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रो है 1 कॉलम है, 2 रो है 1 कॉलम है, तो ऑर्डर इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है।
क्या करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है? देखो 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, यस ये भी ट्रू है। दैट मीन्स हम लिखेंगे A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तुमसे इतना सिंपल पूछेगा ही नहीं बोर्ड्स में कि चेक करो मैट्रिसेस इक्वल है कि नहीं। नो, क्वेश्चन ना उल्टा पूछेगा। तुम्हें दो मैट्रिसेस दे रखे होंगे या दो से ज्यादा, बोला जाएगा ये इक्वल है, तुम्हें बताना है ABCD या फिर XYZ की वैल्यू क्या होगी। चलो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये दे रखा है कि दो मैट्रिसेस इक्वल है, आपको ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो शुरुआत करते हैं, 2A प्लस बी किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। सो वी हैव, यहाँ पर लिख लेते हैं 2A प्लस बी 4 के इक्वल है। फर्स्ट थिंग इज डन। सेकेंड है 2A माइनस 2B है -3 के इक्वल। सो A माइनस 2B किसके इक्वल है? -3 के इक्वल। 5C माइनस D इज इक्वल टू 11। सो 5C माइनस D इज इक्वल टू 11 एंड 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24। सो 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो आई होप चारों इक्वेशंस यस बराबर लिख दी गई है, इसको हटा दो। ऑल्सो दोनों के दोनों 2x2 मतलब सेम ऑर्डर है, बोल ही रखा है यार इक्वल है दोनों, मतलब मैट्रिसेस इक्वल है तो ऑर्डर भी सेम होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। अब ये चार इक्वेशंस है, आपको चार वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, एलिमिनेशन है या तो तुम नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड तुम्हें पसंद है उसके हेल्प से ABCD निकालो। अब मैं तुम्हें सिंपलेस्ट मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार्टिंग विथ, इन दोनों में A और B है, इन दोनों में C और D है। तो पहले फर्स्ट 2 को उठाएंगे, A और B निकालेंगे, फिर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ को उठाएंगे और C और D निकालेंगे। तो पहले वाले इक्वेशन में है 2A प्लस B इज इक्वल्स टू 4। दूसरा यहाँ से ना हम B निकालते हैं, तो B क्या मिलेगा? 4 माइनस 2A। ये मैं कर रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सो अच्छा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इस वाले, ये मैंने पहले को उठाया था और मैंने B के लिए निकाली 4 माइनस 2A। अब मैं इस B को सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी। सेकेंड वाली जो इक्वेशन है वो है A माइनस 2B इज इक्वल्स टू -3। सो A माइनस 2 इंटू B क्या है? B इज 4 माइनस 2A इज इक्वल्स टू -3। तो ये मिलेगा आपको A माइनस 8 प्लस 4A इज -3। तो 4A प्लस A हो जाएगा 5A, ये होगा -3 प्लस 8 इज 5। सो 5A इज इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स वी गेट A की वैल्यू कितनी है? 1 के इक्वल है। क्लियर है सभी को? चलो नाउ B की वैल्यू क्या होगी? तो जो आपने यहाँ पर कंसीडर किया था ना, यहाँ पर B, A को पुट कर दो। सो यू विल गेट B इज इक्वल, वेट, B इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू 1, तो होगा 2 के इक्वल। देयरफॉर यहाँ से आ गया कि B की वैल्यू है 2। तो A इज 1 एंड B इज 2, इतना तो हमें समझ में आ चुका है। नाउ सिमिलरली हम थर्ड और फोर्थ को यूज करके C और D निकालेंगे। सो थर्ड को अगर हमने यहाँ पर यूज किया, सो थर्ड इक्वेशन इज 5C minus D is equals to 11. So this is 5C minus D is 11. तो D की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी? 5C minus 11. फोर्थ वाला इक्वेशन दे रखा है 4C plus 3D is equals to 24. So 4C plus 3 into D is 5C minus 11 is 24. So ये होगा 4C plus 15C minus 33 is 24. So ये हो जाएगा 19C is 24 plus 33. तो दिस इज 57, 19C। तो C की वैल्यू हमें 3 मिल चुकी है ना। इसी C की वैल्यू को क्या करेंगे? हम D में जाके पुट कर देंगे। तो D तो ये था, तो D को लिखना है 5 इंटू C वॉज 3 माइनस 11, तो 15 माइनस 11 4। देयरफॉर D की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है। ठीक है, तो ABCD इज व्हाट? देखो ABCD है 1 2 3 4। सो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4। कितना सिंपल आंसर था, है ना? मतलब ये तो ऐसा होगा ना, अगर ऑप्शन में आता तो तुक्का लगा के तुम सॉल्व कर लेते। 1 2 3 4। वाह, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पर, अगर आपके ये दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखे हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 24/x प्लस 24/y। कैसे फाइंड करेंगे ना? सबसे पहले तो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखे हैं तो उससे हमें क्या मिला कि दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स x प्लस वाई 6 के इक्वल होगा, तो उसको लिख लो यहाँ पर, x प्लस वाई 6 के इक्वल होगा। फिर 2 2 के इक्वल है, अच्छी बात है। 5 5 की इक्वल है, अच्छी बात है। अब मैं अच्छी बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका यूज नहीं है ना, हम क्या करेंगे? 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो फिर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8। हाँ, अब तुम में से बहुत महान महान प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जो कि यहाँ से कोशिश करेंगे कि मैम हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर हम पुट करेंगे।
तुम कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो राइट मेथड। लेकिन उस मेथड को करने के लिए तुम्हें लगेगा टाइम। और मैंने तुम्हें बताया है हार्डवर्क तो सभी करते हैं भाई, जो स्मार्ट वर्क करता है ना वही आगे बढ़ रहा होता है। मतलब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में यू शुड बी अ स्टूडेंट जो कि हार्ड वर्क करना जानता हो लेकिन स्मार्ट वर्क करने पर यकीन रखता हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए स्मार्ट वर्क मतलब कि तुम हर चीज में ट्रिक्स ढूंढ रहे हो, आराम देख रहे हो, नो, तुम्हें हार्ड वर्क पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए प्रॉपर मेथड क्या है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए अगर टाइम ना हो तो क्या करें। क्योंकि जब तुम देख लेना क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में जब जितने भी पेपर्स आ रखे हैं, मैथ्स के पेपर में बच्चों का बहुत बड़ा ऐसा होता है कि पेपर छूटता है क्योंकि वो टाइम के अंदर कर ही नहीं पाते ना। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो हार्ड वर्क करे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से डायरेक्ट आंसर में लेकर आ सकता हूँ। और जब एमसीक्यू उसके बाद हो तो वैसे भी बोर्ड से मार्क्स देता नहीं है कि तुम एमसीक्यू को सोल्यूशन लिख रहे हो, नो, उनको तो सिर्फ आंसर चाहिए, तो तुम यहाँ पे स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी हार्ड वर्किंग प्लस स्मार्ट वर्किंग। एनीवेज, तो यहाँ पर है 24/x प्लस 24/y, तो क्या मिलेगा? 24 को कॉमन निकालो, यहाँ से हमने निकाला 1/x प्लस 1/y, सो 24 इंटू टेक एलसीएम तो ये होगा y, यहाँ पर x, नीचे क्या होगा x इंटू y। नाउ दिस इज 24 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y प्लस x, मतलब x प्लस y, ये 6 के इक्वल दे रखी है। x इंटू y की वैल्यू क्या है? 8 यहाँ पर आ रखा है, सो 8 और 3 कैंसिल हो गए, 6 इंटू 3 18 आपका आंसर आ चुका है। देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो एबीसीडी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इससे हमें क्या मिला, जो पहला है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके इक्वल होगा? 12 के इक्वल। सेकेंड है हमारे पास a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल। थर्ड इज a प्लस सी 8 के इक्वल होगा एंड फोर्थ इज a प्लस डी 6 के इक्वल आ रहा होगा। नाउ हमें फाइंड करना है एबीसीडी क्या होगा, ठीक है। अगेन स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क याद है ना, तुम स्मार्ट वर्किंग बनो, मैं बताती हूँ कैसे बनाएंगे। हार्ड वर्किंग बच्चे क्या करेंगे, इसके हेल्प से एबीसीडी निकालेंगे, उनको निकालने दो, उनको करने दो हार्ड वर्क। तुम स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, यहाँ देखो, तो इनमें चारों में से किसी एक को अपना बना लो, मतलब एक को पकड़ लो। तो लेट अस से मैंने यहाँ पर मेरे लिए इजीएस्ट है a प्लस डी इज इक्वल टू 6, बस मैं ये चेक करूंगी कि कौन से ऑप्शन में a प्लस डी 6 आ रहा है और कौन से में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो a प्लस डी को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में है 9/2 प्लस 3/2, तो दिस इज 9/2 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 12/2 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस डी 6 आ रहा है, मैंने ये नहीं बोला ऑप्शन सही है, मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है 6 आ रहा है। अगले को देखते हैं, यहाँ पे हमें मिल रहा है 7/2 प्लस 3/2, तो ये आ रहा है 10/2 जो कि है 5 की इक्वल, तो ये तो डेफिनेटली 6 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत होगा, ठीक है। अगर a प्लस डी 6 नहीं आ रहा है तो ऑप्शन डेफिनेटली गलत होगा, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। वैसे 9/2 प्लस 5/2 देखो, तो ये 9/2 प्लस 5/2 क्या हो जाता है, दिस इज क्लियरली 14/2 विच इज 7, तो ये भी 6 के बराबर तो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स सी इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ पे देखो तो -9/2 प्लस 3/2 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -6/2 विच इज इक्वल्स टू -3, ये भी 6 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। अब क्योंकि तीनों ऑप्शन रॉन्ग है इसीलिए ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ए राइट नहीं रखा क्योंकि मैंने a प्लस डी 6 आ गया, नो, क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत है, सो द फोर्थ वन इज द राइट आंसर। इसी को ना हम डिस्कार्डिंग या तो एलिमिनेशन मेथड भी बोल रहे होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। सो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग ने देख लिया कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अब बारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी ऑपरेशंस को देखने की। नाउ व्हाट इज एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। ना देखो, एडिशन करने के लिए जैसे अगर नंबर्स से होते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर होंगे तभी आप ऐड कर पाओगे, वैसे ही मैट्रिसेस के केस में भी अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस है तो आप ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है ना, लेट A एंड B विद द 2 मैट्रिसेस be the 2 matrices, then A plus B तभी पॉसिबल है जब A और B का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ A एंड B शुड बी सेम, शुड बी इक्वल, ठीक है, देन A plus B इज पॉसिबल, अदरवाइज A plus B पॉसिबल नहीं होगा। नाउ a प्लस बी का एग्जाम्पल देख लिया जाए। सो अगर मेरा ये मैट्रिक्स है A कुछ इस तरीके से और जो B मैट्रिक्स है वो कुछ इस टाइप का है,
तो आप देख सकते हो इसमें एक रो है, दो कॉलम है, सो दिस इज अ 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी सिंपली देखो 1 प्लस 0 ये होगा 1 के इक्वल, -3 प्लस 2 ये होगा -1 के इक्वल। तो ए प्लस बी कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस बी में द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर एडेड, of A and B are added. Also एक चीज और आपको याद रखनी है कि अगर A का ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, B का ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, तो A प्लस बी का ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2 होता है। मतलब अगर A और B का ऑर्डर सेम है तो A प्लस बी का ऑर्डर भी A और B के ऑर्डर के बराबर ही होने वाला है। नाउ लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ना ये इसको हटा दो, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आना चाहिए। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने पहले a प्लस बी किया या फिर आपने पहले b प्लस ए किया, मतलब अगर मैं 2 प्लस 3 करूँ या तो 3 प्लस 2 करूँ, आंसर मेरा सेम ही रहने वाला है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं हम मैथ्स में कम्यूटेटिव लॉ या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव कहता है अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस है a b एंड c, तो पहले आपने a और b को ऐड किया फिर c को ऐड किया, या फिर आपने पहले b और c को ऐड किया फिर a को ऐड किया, आंसर आपका सेम रहने वाला है। फिर आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि सपोज मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, तो ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस से ए मिल जाए। उस मैट्रिक्स को जो आप ऐड कर रहे होगे उस मैट्रिक्स को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब वो मैट्रिक्स के ऐड होने से आपका जो ए मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, सीधी सी बात है, हमें 0 मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा किसी भी मैट्रिक्स ए में, सो दैट आपके पास रिटर्न में भी ए मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, सो वी हैव a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a इज इक्वल्स टू a। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन है, 0, क्योंकि 0 के ऐड करने से मेरा जो मैट्रिक्स ए है वो नहीं हिल रहा है, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसीलिए 0 को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। फिर आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ना बच्चे इनवर्स का क्या मतलब होता है, ये देखो ए मैट्रिक्स में मैं ऐसा क्या ऐड करूं सो दैट मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। समझ में आ रहा है, ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करोगे तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 होती है, तो क्या ऐड करूंगी ए मैट्रिक्स के अंदर, माइनस ए ऐड करूंगी। और सिमिलरली अगर मेरे को माइनस ए में ऐड करना है तो ए को ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर होता है कि जो माइनस ए है उसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। सो यहाँ पर माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, माइनस ए को ही नेगेटिव ऑफ ए भी बोला जाता है। अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, मैं वहां पर पढ़ाऊंगी आपको। सो ये 4 प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू कंप्यूट द फॉलोइंग सम्स। नाउ अगेन यार क्वेश्चन यहाँ पे काफी सिंपल सा है। दिस इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एडिशन कैसे होगा, 3 प्लस -2, तो ये हो जाता है 1। देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ओके, -2 प्लस 4 इज 2, 1 प्लस 1 इज 2, 4 प्लस 3 इज 7। तो ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2, इन दोनों का एडिशन। सिमिलरली इसका एडिशन क्या होगा, ये 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है, तो आंसर भी 3 क्रॉस 3 का ही होगा। ये क्या है, 2 प्लस 1 इज 3, 1 प्लस -2 इज -1, 3 प्लस 3 इज 6, 0 प्लस 2 इज 2, 3 प्लस 6 इज 9, 5 प्लस 1 इज 6, -1 प्लस 0 इज -1, 2 प्लस -3 इज -1, 5 प्लस 1 इज 6। दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स एडिशन अगेन वन ऑफ दोज क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है एंड आई रियली वांट कि सारे बच्चे एटलीस्ट इसको तो सही करके आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास आ जाता है, तो जैसे आपने एडिशन किया उसी तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए जो ए एंड बी मैट्रिक्स है अगेन इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए है। तो जो a माइनस बी मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर भी a और b के ही सेम होता है। ठीक है, कैसे करते हैं, a के एलिमेंट को उठा के b के एलिमेंट से माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रिक्स a हमारा है 1 2 एंड जो b मैट्रिक्स है वो है 0 -5, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इस मैट्रिक्स में 2 रो है 1 कॉलम, दिस इज अ 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में भी 2 रो 1 कॉलम है, दिस इज आल्सो 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो अगर दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 है तो a माइनस बी भी 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, a का एलिमेंट उठाया 1 माइनस b का एलिमेंट पहला वाला है 0, वैसे ही 2 माइनस यहाँ पे होगा -5। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और ये होगा 2 प्लस 5 विच इज 7। सो दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 1।
मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से एकदम सिंपल हमें सब्ट्रैक्शन का करना है। बट यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि मैम प्रॉपर्टीज क्या होंगी जो एडिशन के लिए थी, क्या यहाँ पर भी सेम काम करेगी? तो देखो, कम्यूटेटिव लॉ नहीं वर्क करता है। क्यों नहीं वर्क करता है? क्योंकि हमें पता है a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? सिंपल एग्जाम्पल के लेके देखो 1 और 2 को, तो 1 माइनस 2 क्या होता है? -1, लेकिन 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। तो 1 और -1 तो बराबर नहीं है ना, तो दैट मीन्स a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, किसी किसी केसेस में आ भी सकता है, जैसे अगर मैंने दोनों को 0 0 ले लिया तो आ जाएगा, दोनों को 1 1 ले लिया तो आ जाएगा, बट कुछ कुछ केसेस में आता है, सब केसेस में नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। चलो ठीक है, तो क्या ये एसोसिएटिव को करेगा सेटिस्फाई? देख लेते हैं। तो 3 मैट्रिसेस ले लिए, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर मैंने b माइनस सी पहले किया, यहाँ पर मैंने a माइनस बी पहले किया। क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखते हैं। तो ये जो माइनस है वो b के पास भी जाएगा, और ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस होके c के पास भी जाएगा। तो और यहाँ पर क्या होगा? ब्रैकेट ओपन होने के बाद भी a माइनस बी माइनस सी रहेगा। क्लियरली ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला जो माइनस है ना, वो इसके साथ आके प्लस बना देता है, तो हमें ये दोनों आंसर्स इक्वल ही नहीं मिलते हैं। सो एसोसिएटिव को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको सिर्फ एक ही मैट्रिक्स लेना होता है, और उस मैट्रिक्स के हर एक एक एलिमेंट से हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ना स्केलर मतलब क्या होता है? एनी रियल नंबर इज अ स्केलर फॉर लाइक दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ स्केलर का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर स्केलर्स को हम यूजुअली रियल नंबर्स भी लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी लेते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर्स लिया गया है। सो देखो, लेट अल्फा बी अ स्केलर एंड लेट ए बी अ m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा? अल्फा ए m क्रॉस n मैट्रिक्स में क्या होगा? अल्फा ए के हर एक एलिमेंट से जाके बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है आपके पास कुछ ऐसा 1 2 3 4। ठीक है, और जो मैंने अल्फा लिया उसको ले लिया है 2a, या चलो -2a ले लेते हैं। तो ये -2 क्या करेगा? सिंपली हर एक एलिमेंट से जाके बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 × 1 होगा -2, इसको -2 क्या है तो -6, दिस इज -4 एंड दिस इज -8। दैट्स इट। सिमिलरली अगर मेरे को फाइंड करना है -a, तो -a का क्या मतलब है? दिस इज -1 × a। कैसे फाइंड करेंगे इसको? जो जो आपके पास नंबर्स दे रखे उसमें -1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा -1 -2 -3 एंड -4। बच्चे इसी को ही बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन हो और आपको बोला जाए कि चलो ए का नेगेटिव निकालो, तो सिंपली बस ये क्या आगे माइनस का साइन लगा दो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देना। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। सबसे पहले क्योंकि मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में a प्लस बी कर रही हूँ, तो सीधी सी बात है कि a और b का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए है। सो a एंड b आर टू मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर। साथ में ही ये जो k और l है वो मैंने स्केलर्स लिए हैं। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर k × a प्लस बी करना हो तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये हो जाएगा k × a प्लस k × b, कुछ अलग अलग। ठीक है, वैसे ही k प्लस ये 1 नहीं है, l है। ठीक है, सो k प्लस l × a होगा, तो k × a प्लस l × a अलग अलग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द एग्जाम्पल। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी सी गिवन है, वी हैव टू फाइंड 2a माइनस 3b। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो 2a माइनस 3b के लिए पहले 2a फाइंड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 × a मैट्रिक्स है 2 4 3 2 माइनस 3 × b कितना है? b कुछ ऐसा है। सॉल्व करो इसको। तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करो तो होगा 2 × 2 4, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4। माइनस 3 को मल्टीप्लाई करो तो होगा 3 9 -6 एंड 15। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 4 - 3 होता है 1, 8 - 9 होता है -1, 6 - -6 ये हो जाएगा 12, 4 - 15 हो जाएगा -11। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, बस इसी तरीके से लेट अस ट्राई टू सॉल्व सेकंड वन। अगेन वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो और फिर मेरा मतलब फिर आंसर को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सेकंड वाला है 3a - 2b + 3c। सो ये क्या हो जाएगा? 3 × a मैट्रिक्स इज 2 3 4 2
minus 2 into B is 1, minus 2, 3, 5, plus 3 into C is minus 2, 5, 3 and 4. So, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये होगा 6, 4 3 ज़ा 12, 9 और ये भी होगा 6. माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2, 6, माइनस 4 एंड 10. 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6, 15, 9 एंड ये हो जाएगा 12. नाउ क्या मिलेगा? अब देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. 6 माइनस 2 माइनस 6 तो होगा 6 माइनस 2 माइनस 6. 12 माइनस 6 प्लस 15. 12 माइनस 6 प्लस 15. फिर आएगा 9 माइनस माइनस 4 तो होगा 9 प्लस 4 और वहां पर है प्लस 9. फिर 6 माइनस 10 प्लस 12. ओके, सो ना जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये होगा माइनस 2, ये अपने पास आ जाएगा 6 प्लस 15 विच इज 21. यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस में ना 18, 22 और ये अपने पास आएगा माइनस 4 प्लस 12 8 के इक्वल. सो दिस इज अवर फाइनल मैट्रिक्स. ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस. नाउ अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2 मैट्रिसेस का सीख लेते हैं. तो यहाँ पर कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है? देखो, अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, B मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस q, तो ये मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब इसका ये वाला नंबर और इसका ये वाला नंबर सेम हो. मतलब कि A का नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो. तो इफ दीज बोथ आर इक्वल देन ओनली मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B. ठीक है, तो ये चीज हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है. चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हमने ये नंबर ऑफ रो मतलब n और p इक्वल हो गया. तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा? इसके बाद हमें मिलेगा कि जो फाइनल आंसर होगा ना a इंटू बी का प्रोडक्ट का, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा m और q. ये जो दोनों बच्चे कुछ नंबर्स आपके पास यहाँ पर दिख रहे हैं. ठीक है, लेकिन साथ में मैम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. तो यहाँ पर देखो, मैंने लिया है एक मैट्रिक्स जो कि है कुछ ऐसा 1 2 एंड आई हैव टेकन अनदर मैट्रिक्स B जो कि है -1 0 0 2. ठीक है, सो ये है हमारे पास एक 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, ये है एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. तो पहला क्वेश्चन है कि क्या A इंटू बी पॉसिबल है और फिर क्या B इंटू ए पॉसिबल है. पहले तो हमें ये फिगर आउट करते आना चाहिए. तो अगर आप A को देखो तो A का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1, B का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. तो ये वाला नंबर इस नंबर की इक्वल नहीं है, सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. यहीं पर B में है 2 क्रॉस 2, A क्या है अपने पास? 2 क्रॉस 1. सो यस, दीज बोथ नंबर्स आर इक्वल, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और साथ में ही जो मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस यहाँ से 1. ठीक है, तो चलो अब B इंटू ए को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे. सो B इंटू ए के लिए हमारे पास आ जाएगा, B मैट्रिक्स है -1 0 0 2 और A मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 एंड 2. अब क्या करेंगे? देखो, B के जो पहला मैट्रिक्स होता है ना उसके हमेशा रोज को देखा करो और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसके हमेशा कॉलम को देखना है. ठीक है, पहले के रोज को दूसरे के कॉलम्स को, इतना तो क्लियर है. अब क्या करेंगे? बहुत केयरफुली समझना. सबसे पहले हमने लिया B का फर्स्ट रो. ठीक है, B मतलब यहाँ पर जो पहला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम लोगे. तो अगर इसका रो ले रहे हो तो इसका कॉलम लोगे. अब आपके पास यहाँ भी 2 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स है, इसको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करो. दैट मीन्स -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2. ठीक है, आई रिपीट, ये हो जाएगा -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2. ठीक है, सिमिलरली एक बार ये वाला काम हो गया, फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? हम सेकेंड रो को लेंगे और फिर इसके फर्स्ट कॉलम को लेंगे. तो होगा 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2. तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2. दैट्स इट. अब इसको कर दो ऑपरेट, तो हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा? 4 के इक्वल. देयरफॉर ये आ चुका है 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स जो कि है B इंटू ए का फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है जी, आई होप सभी को मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. चलो नाउ लेट अस ट्राई टू सी अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कि अच्छा ओके, सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा ना? कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है कि A इंटू बी B इंटू ए के इक्वल होना चाहिए. लेकिन अभी तो हमने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में A इंटू बी तो आ ही नहीं रहा था, जबकि B इंटू ए एग्जिस्ट करता था.
तो बहुत बार ऐसा होता है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए में एक एग्जिस्ट ही नहीं करता और दूसरा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो अगर भाई एक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या ये दोनों कभी इक्वल होंगे? इक्वल ही नहीं होंगे, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और ये एग्जिस्ट कर रहा है। सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कभी कभी होता है, लेकिन क्या ऑलवेज ट्रू है कम्यूटेटिव? नो। तो जो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। एसोसिएटिव में आ जाते हैं। तो एसोसिएटिव कहता है कि आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी सी, पहले आप ए बी को करो फिर सी को मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले बी सी को करो फिर ए को करो, आंसर सेम रहने वाला है। फिर आ जाता है हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो इट सेज इफ यू हैव a इंटू बी प्लस सी, तो ये होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मतलब ये ना डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे ही c a प्लस बी इंटू सी होगा a इंटू सी प्लस b इंटू सी। फिर आ जाता है हमारे पास द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो उसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जो मैट्रिक्स ए आ जाए? क्या मल्टीप्लाई करोगे? हम मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं और मैट्रिक्स की भाषा में आइडेंटिटी का काम 1 के जैसा होता है। जैसे कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि जो नंबर वापस आ जाए? 1 को करोगे, राइट? वैसे यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वाली चीज तो इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। ऑल्सो इसी के साथ आ जाते हैं अपने पास वो, याद है ना एडिटिव इनवर्स क्या था? क्या ऐसा ऐड करेंगे जो वापस मैट्रिक्स से आ जाए? 0 ऐड करते थे। और एडिटिव आइडेंटिटी था वो, एडिटिव इनवर्स क्या था? -a था। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयर एक्सिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, चलो तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ दिस इज ए मैट्रिक्स शो दैट ए स्क्वायर इज दिस एंड ए क्यूब इज दिस। चलो शो करते हैं। सो ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ए इंटू ए। सो ए मैट्रिक्स है 1 1 0 1, ए मैट्रिक्स भी है 1 1 0 1। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? देखते हैं। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, ये वाला 2 इस वाले 2 से सेम है। सो यस, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा वो क्या होगा? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ओके, चलो नाउ लेट अस ट्राई टू मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो को लेंगे और सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम को लेंगे। तो इसके रो को लिया, इसके कॉलम को लिया, तो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, अगेन 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। सो ये है 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। फिर इसके फर्स्ट रो को और इसके सेकेंड कॉलम को, मतलब इसके ना फर्स्ट रो को पकड़ के रखा करो और इसके सारे कॉलम्स में जाओ और यहाँ एलिमेंट्स लिखते जाओ। फिर जब ये वाला रो हो गया तो इस वाले रो को पकड़ो और कॉलम्स में जाओ। ठीक है, सो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। सिमिलरली अब इसको एरो को हटा देते हैं। हाँ, अब सेकेंड रो को हमने पकड़ लिया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विल बी 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ओके, दैट्स इट। अब बस हम करेंगे नॉर्मली ऑपरेट इसको। सो ये होगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। दैट्स इट। ए स्क्वायर को हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। सिमिलरली ए क्यूब को प्रूव करके देखते हैं। तो ए क्यूब हमारे पास आया, दिस इज, इसको यहाँ तो देखो a इंटू ए लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a स्क्वायर इंटू ए, या फिर आप a इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो a स्क्वायर इंटू ए करके देखते हैं। a स्क्वायर हमारे पास ये आ चुका है, इंटू ए मैट्रिक्स क्या है 1 1, यहाँ पर 0 1। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन? इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, सो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। वैसे ही ये और ये, सो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, सो दिस इज 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। सिमिलरली दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, so this is 0 into 1 plus 1 into 0. Second row, second column, 0 into 1 plus 1 into 1. So calculate, you will get this is 1 3 0 1. This is a cube and this is also proof. But यहाँ पे ना तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि जो मैट्रिक्स A था उसमें क्या था अपने पास 1 0 1, यहाँ पर 1 था। मैट्रिक्स A स्क्वायर में क्या था 1 0 1, यहाँ पर 2 था। A क्यूब में 1 0 1, यहाँ पर 3 है। तो अगर मेरा क्वेश्चन आ जाता है कि a की पावर 100 बताओ, तो क्या होगा 101, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर है सिमिलर एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन और आपको बताना है इफ a इज दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a पावर 20। नाउ मोस्ट ऑफ द बच्चे ना a पावर 20 देख के क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, लेकिन तुमने ये वन शॉट देखा है, तुम्हें स्किप नहीं करना है, तुम्हें पता है कैसे करना है। क्या होगा इसका आंसर पैटर्न ऑब्जर्विंग से? यहाँ पे 101 और यहाँ पर 20 आ जाएगा।
which gives us option C is the correct answer. ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि मैट्रिक्स के खेल में हमेशा हमेशा तुम लोगों को ये पैटर्न ऑब्जर्विंग आनी चाहिए है. ठीक है, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज सिंप्लीफाई करना हमें इस पर्टिकुलर गिवन चीज को. तो पहले cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा. cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा यहाँ पर, फिर आएगा cos थीटा यहाँ पे माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर आएगा cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा. ओके, सिमिलरली प्लस किया, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर मिलेगा, और फिर आखिरी में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ लेट अस ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. अच्छा, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, इसीलिए एडिशन कर पा रहे हो आप. सो आपको मिलेगा, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल. cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा क्या होगा, 0 के इक्वल. माइनस cos साइन प्लस साइन cos 0, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1. क्या है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. चलो, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन. कहाँ गया क्वेश्चन, यस. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एज्यूम x y z w एंड p आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर दे रखा है, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है. सबसे पहले है अपने पास कि क्या रिस्ट्रिक्शन होगा n k और p पर सच दैट p y प्लस w y आर डिफाइंड. ठीक है, देखो क्वेश्चन ने बोला है p y और w y डिफाइन होना चाहिए, p y प्लस w y. तो हम एक एक करके देखेंगे, पहले इसको फिर इसको और फिर एडिशन को. तो पहले प्रोडक्ट को देख लेते हैं. P का ऑर्डर कितना है, P मैट्रिक्स का ऑर्डर है यहाँ पर P क्रॉस K. वैसे ही Y का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस K. यहाँ पर W का ऑर्डर है N क्रॉस 3 और Y का है 3 क्रॉस K. अब देखो ये पॉसिबल कब होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है जब ये इसके बराबर हो. तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि अच्छा K को 3 के इक्वल होना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल होगा. ये कब पॉसिबल होगा, जब 3 3 के इक्वल होगा, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है. तो मैंने मल्टीप्लिकेशन निकाल ली. अब इन दोनों का फाइनल आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा P क्रॉस K, है ना, यहाँ का P यहाँ का K, प्लस इसका क्या होगा W इंटू वाई का, ये हो जाएगा N क्रॉस K. नाउ अगर इन दोनों को ऐड होना है तो एडिशन के लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है कि दोनों के ऑर्डर्स बराबर होने चाहिए. तो n और p सेम होगा, k और k सेम होगा. तो इससे हमें क्या मिला, n और p सेम होगा और k और k सेम होगा. अब k और c सेम होगा, इससे हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, k की वैल्यू 3 है. सो n और p सेम होना चाहिए है, k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, देयरफॉर a इज द राइट आंसर. अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर n p के बराबर है, इफ n इज इक्वल्स टू p, देन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 7x माइनस 5z. सो देखो 7x माइनस 5z में x का ऑर्डर कितना दे रखा है हमारे पास, 2 क्रॉस n. z का ऑर्डर कितना दे रखा है, दिस इज 2 क्रॉस p. नाउ सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, राइट. दैट मीन्स 2 2 के बराबर होगा, n p के बराबर होगा. तो हमें इतना मिला कि n की p के बराबर होना चाहिए, और क्वेश्चन में ही दे रखा है कि n तो p के बराबर है. मतलब हाँ, सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल है. क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि पॉसिबल है कि नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको इसका ऑर्डर बताना है. तो बताओ, अगर दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, इसी के जैसा होगा. मतलब यहाँ तो 2 क्रॉस n होगा, यहाँ तो 2 क्रॉस p होगा. अब क्योंकि n और p बराबर है, इसीलिए यहाँ पर दोनों भी आंसर्स, दोनों भी ऑर्डर्स में से कोई भी हो सकता है, दोनों सेम ही ऑर्डर है. सो ऑप्शन देख लेते हैं. तो यहाँ पर है 2 क्रॉस n, देयरफॉर b इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स. तो सबसे पहला नोट है, इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें हमेशा हमेशा सेम मैट्रिक्स मिल रहा होता है. और इसी से हमारे पास क्या आया कि आइडेंटिटी इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने n टाइम्स पावर लिया, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, i की पावर 2 लो, i की पावर 3 लो, i की पावर 4, i की कितनी भी पावर ले लो, आपको हमेशा i मिल जाएगा. ठीक है, जो i है ना वो मैथ्स में 1 की तरह एक्ट करता है. और जो थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है, इट सेज इफ यू हैव 2 मैट्रिसेस a एंड 2b 0, इसका ये मतलब नहीं है कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा. नो,
हो सकता है कि ना ही ए मैट्रिक्स जीरो हो ना ही बी मैट्रिक्स जीरो हो, लेकिन इसके बाद भी ए इंटू बी का जो आंसर है वो जीरो बन जाए। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। एक सपोज ए मैट्रिक्स को मैंने ये लिखा और यहाँ पर बी मैट्रिक्स को भी यही लिख दिया। तो देखो आपको पता है ना, ए मैट्रिक्स भी जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी सारी एंट्री जीरो हो, तो ए मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, बी मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, लेकिन इसके बावजूद ए इंटू बी तुम करके देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा कि ए इंटू बी आपका पूरे का पूरा 0 0 0 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सो इससे हमें मिलता है कि जरूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जीरो मिले तो ए या बी में से कोई जीरो ही होना चाहिए, नॉट इम्पॉर्टेंटली। ओके, सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमारा खत्म होता है। नाउ वी हैव नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ना ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को फ्लिप कर देते हो। दैट मीन्स अगर आपके मैट्रिक्स में m क्रॉस n मतलब अगर आपका मैट्रिक्स m क्रॉस n का है, इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज को डिनोट किससे करते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाय a की पावर t या फिर a डैश, दोनों भी नोटेशंस एकदम बराबर हैं। तो ए ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाता है, इट इज सिंपली ये m क्रॉस n है, फ्लिप कर दो, ये हो जाएगा n क्रॉस m। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 3 5 7 9 2, ये कितना, इसमें ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश क्या होगा, जो फर्स्ट रो है 1 5 9 उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, जो सेकेंड रो है 3 7 2 उसको सेकेंड कॉलम बना दो, तो आपके पास आ जाएगा दिस इज नाउ अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ओके, दिस इज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, वापस से वो मैट्रिक्स बन के आ जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास k इंटू ए का ट्रांसपोज हो तो जो k मैट्रिक्स है ना वो सिंपली प्यार से बाहर आ जाता है, तो ये हो जाता है k इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल। फिर a प्लस या फिर माइनस बी ट्रांसपोज हो तो ये होगा a ट्रांसपोज प्लस और माइनस बी ट्रांसपोज, अलग अलग हो जाता है। फिर a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, अलग अलग निकलेगा, b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकलेगा। यहाँ पर ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि a इंटू बी ट्रांसपोज में पहले a ट्रांसपोज होगा फिर b ट्रांसपोज, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा निकलता है, पहले b ट्रांसपोज निकलेगा फिर a ट्रांसपोज निकल रहा होगा। ठीक है, चलो नाउ ट्रांसपोज की ही हेल्प से हमारे जो मैट्रिक्स है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से 2 पार्ट्स में, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर भी मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, देन मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, सिमेट्रिक बोलोगे। वहीं पर अगर आपका जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहे होंगे। ओके, चलो ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 1 आ जाता है, इफ यू हैव ए दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसमें हमेशा ए को अगर आपने ए ट्रांसपोज से ऐड कर दिया तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वहीं पर अगर आपने ए को ए ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा होगा। इस चीज को प्रूव करके देखते हैं। सो हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज को थोड़ी देर के लिए हम बी मान लेते हैं। सो लेट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमें क्या प्रूव करना है कि बी इज सिमेट्रिक। बी सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, अगर बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया। सो बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। सो ये होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। नाउ ट्रांसपोज को अंदर भेजो तो होगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज दोनों के पास जाएगा। सो दिस इज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। अब इसको लिखो या तो ऐसा लिखो, दिस इज सेम ओनली, ये आ चुका है बी मैट्रिक्स। सो ये क्या है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि बी सिमेट्रिक है। नाउ बी है क्या, बी तो ए प्लस ए डैश है, देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, यहीं पर हमें दूसरी चीज प्रूफ करनी है, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो हम मान लेते हैं कि ये c के इक्वल है, लेट्स सी इज इक्वल्स टू a माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमें प्रूफ करना है कि c स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे प्रूफ करेंगे, c का ट्रांसपोज माइनस c के इक्वल प्रूफ कर देते हैं हम। सो c ट्रांसपोज क्या होगा, दिस इज a माइनस ए
डैश का डैश, सो ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस इज ए ट्रांसपोज माइनस ये कितना होगा ए के इक्वल। क्या ये सी के इक्वल है? नो, सी तो ए माइनस ए ट्रांसपोज था ना, तो इसमें से माइनस को कॉमन निकालो, अब मिलेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस सी, मतलब सी ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब है? सी दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमें इतना तो समझ में आ चुका है। ना बच्चे इसी के बाद ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है, मतलब ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट थ्योरम है ना वो हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। सो यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इफ यू हैव ए एंड बी मैट्रिक्स टू बी दिस, ए एंड टू बी आपके पास I3 दे रखा है, तो आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा। चलो, सो ए इज दिस मैट्रिक्स 1 3, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर है 0 1 0 और यहाँ जाएगा 0 0 1, दिस इज इक्वल, दिस इज multiplied by this matrix, this is 1 minus 3y square 0 1 0 and 0 0 1 किसके इक्वल होगा? ये आइडेंटिटी के इक्वल, सो आइडेंटिटी इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सो हमें बताना है फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। अब देखो मल्टीप्लीकेशन तो हमें अच्छे तरीके से आता है, कैसे करेंगे? ये 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 1 3 इंटू 0 एक्स स्क्वायर इंटू 0, तो डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे आएगा 1। फिर फर्स्ट रो को ही सेकेंड कॉलम, तो होगा -3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये तो 0 आ रहा है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम किया तो 1 इंटू वाई स्क्वायर 0 इंटू 3 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट्स हो फर्क नहीं पड़ता, किसके इक्वल है ये कुछ इसके इक्वल है। नाउ तुम बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो, तुम यहाँ पर ना रोक सकते हो। अब जो हार्ड वर्किंग बच्चे होंगे वो पूरा निकालेंगे और जो स्मार्ट वर्किंग बच्चे होंगे वो यहाँ पर रुक जाएंगे। रुकना क्यों है? क्योंकि बेटा ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, और जब जब एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले तब तो तुम इतना देखो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। वो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ने हमसे इतनी मेहनत करने को बोला ही नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मुझे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, किसके इक्वल है? ये है 0 के इक्वल, तो मेरा आंसर तो 0 आ चुका है। भले ही मैं यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स निकालूंगी, बट वो मेरे वैसे भी आंसर निकालने में मुझे हेल्प नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन, न्यू थ्योरम विच इज कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको हमेशा आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हो। जैसे कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश। अब यहाँ पर a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, ये अभी हमने प्रूव किया था। a माइनस ए डैश क्यों सिमेट्रिक है, अभी भी प्रूव किया था। 1/2 को मल्टीप्लाई करने से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जो सिमेट्रिक या तो स्क्यू सिमेट्रिक है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम P नाम देते हैं, ये वाले मैट्रिक्स को Q नाम देते हैं। ये जो मैट्रिक्स P होता है उसको हम कहते हैं दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहीं पर ये जो मैट्रिक्स Q होता है उसको क्या बोलेंगे हम? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहे होंगे। अच्छा, हमने मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जांपल नहीं देखे। चलो, सो यहाँ पर है कंसीडर दिस मैट्रिक्स ए। अच्छा, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैट्रिक्स आप लोगे ना सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, उसको आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेके तुम सिमेट्रिक निकाल रहे हो, नो। सो सिमेट्रिक के लिए कंसीडर, मैंने यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स लिया है कुछ इस प्रकार से। सो सिमेट्रिक में क्या होता है ना कि आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल चाहे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। अगेन डायगोनल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स है ना वो सिमिलर, मतलब सिमेट्रिक दिखने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मिरर इमेज है। जैसे कि अगर मैंने ये स्क्वायर का जो पेज है उसका डायगोनल लिया, इसको मैंने उठा के ऐसे क्लोज कर दिया, तो ये कैसा आएगा? एक के ऊपर एक आ जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके का आना चाहिए, मतलब कि जो एलिमेंट यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए, जो एलिमेंट यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, -1 है, -1 है, 2 है, 2 है। सो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहे होंगे, ठीक है जी। चलो, वहीं पर स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल देखें। सो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए याद रखना है कि सबसे पहली चीज यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को 0 ही होना पड़ेगा। अगर डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सो इस केस में डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोस। सो यहाँ पे 0 0 0 लगा लिया। अब ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स जैसे यहाँ पर सेम थे ना,
यहाँ पर क्या होंगे, ऑपोजिट साइन के होंगे। अगर यहाँ 2 है तो इसको -2 होना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे -5 है तो इसको 5 कर दो, यहाँ 1 है तो इसको -1 कर दो। समझ में आ रहा है? मतलब ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स जो है वो ऑपोजिट साइन के होंगे। सो इस केस में जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। नाउ अपने पास है यहाँ पर एक क्वेश्चन विच सेज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा? देखो अगर ए और बी सिमेट्रिक है सेम ऑर्डर के, दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज लिया तो ए मिल रहा है, वहीं पे अगर आपने बी का ट्रांसपोज लिया तो वापस से बी मिल रहा है। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम? अब देखो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो अगर इसको ना x मान लेते हैं, लेट अस से दिस मैट्रिक्स इज x, या तो c मान लो, तो c का ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। सो ये अलग अलग होगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे आएगा बी ए का ट्रांसपोज। अब देखो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, उल्टा निकलेगा, ये पहले निकलेगा बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। याद नहीं है क्यों आया? मैट्रिसेस अभी जो हमने देखा था ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज से, वैसे ही बी ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ना। बी ट्रांसपोज तो बी के ही बराबर है, तो ये बी, ए ट्रांसपोज तो ए के ही बराबर है, माइनस दिस इज व्हाट ए इंटू बी। अब ये क्या x के बराबर है, c के बराबर है, बी ए माइनस ए बी? नो, c क्या है, ए बी माइनस बी। तो मैं इसको क्या करूंगी, माइनस को पहले बाहर निकालूंगी, फिर यहाँ पे बचेगा ए बी माइनस बी ए। सो दिस इज व्हाट माइनस सी, मतलब हमें मिला सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर है। सी ट्रांसपोज सी है क्या, सी तो ए बी माइनस बी है, मतलब ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है। दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अगर ए और ए ट्रांसपोज का एडिशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? सो देखो हमें बताया गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज है आइडेंटिटी। सो ए मैट्रिक्स है कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस अल्फा। यहीं पर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा, फिर इधर आएगा साइन अल्फा, और ये वाला जो रो है वो क्या है, साइन अल्फा, और यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा। इन दोनों का एडिशन क्या होगा, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, अब सीधी सी बात है, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 को ही लेना है। अब एडिशन करो तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाता है 2 कॉस अल्फा के इक्वल, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इज 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज व्हाट, 2 कॉस अल्फा, और ये किसके इक्वल है, 1 0 0 1 के इक्वल है। सो इससे आपको मिला कि 2 कॉस अल्फा की वैल्यू तो 1 मिल रही है, तो मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2। इसका क्या मतलब है, अल्फा कितना होगा, क्लियरली अल्फा शुड बी 60 डिग्रीज विच इज π/3। देयरफॉर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो यस दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सभी को मजा आया होगा, पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। एंड यस मिलते हैं इसी के साथ अगले सेशन में। तो कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।